सभागार में प्रेस मीडिया से मिलने के लिए यहाँ पर आप लोगों के बीच उपस्थित है और आगे का बहुत लंबा चौड़ा कार्यक्रम हम लोगों का आज रात तक लगा हुआ है। सभी साथियों से अनुरोध है, जब मीडिया का प्रेस वार्ता हो रहा हो तो कृपया शांति बनाए रखेंगे। हम लोग के बीच इस शहर के हमारे सोनी जी उपस्थित हैं, हमारे मनोज भाई उपस्थित हैं महुआ से, जिला परिषद के उपाध्यक्ष भी हैं, राकेश पटेल जी हैं, हम लोग के जिले के प्रभारी मनोज कुमार यादव जी हैं और हमारे बीच जयप्रकाश जी जो पूर्व यहाँ जिला परिषद के चेयरमैन भी रह चुके थे और पार्टी के पुराने नेता हैं। हमारे बीच ये सर्वेश्वर जी जो है संगठन महासचिव हैं और आदरणीय प्रतिभा पाटिल जी हमारी दल के उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश महिला उपाध्यक्ष हैं और बहुत सारे साथी हमारे चंद्रदेव बाबू यहाँ हैं, त्रिपाठी जी हमारे नजदीक है, मलाकार जी हैं, विनय जी हैं, श्वेता पांडे जी हैं और अलका सिंह जी हैं, आदरणीय हर्ष जी हैं, हमारे ये राकेश रंजन जी हैं, विनोद बाबू हैं और हमारे बीच बिद्दुपुर के बहुत ही मतलब चर्चित चेहरे चंचल जी हैं साथियों। और धनंजय जी कहाँ चले गए? आइए साथियों, मुख्य रूप से आज हम लोग प्रशांत जी को कुछ यहाँ पर सुनने के लिए आए हैं। मैं आगे चाहूंगा कि आप साथियों से जो भी प्रश्न हो आज के परिवेश में उनसे जाने और इनसे सुनने का काम करें। धन्यवाद। धन्यवाद अध्यक्ष जी। आप सभी साथियों का यहाँ सभागार में स्वागत है। हाजीपुर तो ऐसे जगह पे है कि हम लोग अक्सर हर दूसरे चौथे दिन यहाँ से आते जाते रहते हैं, लेकिन इस सभागृह में मैं 2 साल के बाद आ रहा हूँ। पहले बार जन स्वराज के संगठन की शुरुआत, संगठन के बनाने की शुरुआत और उसकी घोषणा इसी सभागृह से आज से करीब 2-2.5 साल पहले शुरू करी गई थी। उसमें भी आप सभी साथियों का तब से सहयोग मिलता रहा है। आज हम लोग 1 दिवसीय यहाँ कार्यक्रम में आए हुए हैं। हमारे साथियों का परिचय यहाँ के जिला अध्यक्ष महोदय ने कराया है और आप लोगों ने देखा है कि 2 बरस पहले जो अकेला में मैंने जो इस अभियान की शुरुआत मैंने अकेले करी थी पदयात्रा से, अब धीरे धीरे वो एक दलगत उसका स्वरूप हो गया है। लाखों लोग उसमें जुड़े हुए हैं, पदाधिकारी हैं, कई लोगों की आशाएं अपेक्षाएं इस दल और इस प्रयास से जुड़ा हुआ है। हम लोग की कोशिश है कि जिन बातों को लेकर हम लोगों ने इस दल के निर्माण की प्रक्रिया को अभी तक पूरा किया है उस ईमानदारी और शुद्धता को बनाए रखें और कोशिश ये है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में 243 सीटों पर जन स्वराज एक बेहतर और स्वच्छ विकल्प बिहार की जनता के सामने रखे, ताकि 30-35 साल से जो विकल्प के अभाव में राजद के डर से नीतीश और भाजपा के डर से लालू जी को वोट देने की जो परिपाटी है, जो एक तरह से राजनीतिक बंधुआ मजदूरी है, उससे लोगों को निजात मिले और बिहार में एक स्वच्छ और अच्छी सरकार का गठन हो। इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग सभी साथी यहाँ प्रयास में लगे हुए हैं। अब अगर आपके जो सवाल हैं वो आप सवाल कर सकते हैं। मेरा आपसे अनुरोध होगा कि सवाल आप मेरे साथ साथ इस मंच पर बैठे हुए जो भी साथी हैं अगर उनसे भी चाहें तो वो सवाल कर सकते हैं। संभव है कि बहुत सारे सवालों का जवाब वो लोग हमसे बेहतर दे पाए, तो सारा सवाल मेरे से पूछने के बजाय जो साथी हमारे अगल बगल बैठे हैं उनसे अगर आप सवाल पूछेंगे, अगर मनोज जी से पूछिएगा तो यहाँ के प्रभारी हैं बेहतर बता पाएंगे। अध्यक्ष महोदय या यहाँ पूर्व अध्यक्ष जी जयप्रकाश जी हैं, राकेश पटेल जी हैं, सोनी जी हैं, मनोज जी हैं, यहाँ जिला परिषद इन लोगों के हाथ में है, तो बहुत सारे सवालों का जवाब ये लोग बेहतर दे पाएंगे। तो सारे सवाल मेरे पर फोकस करके न आगे बढ़े। बाकी अगर आपसे मेरे से जो सवाल पूछेगा उसका जवाब तो हम देंगे ही देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रशांत जी, आपके पार्टी के बैनर पे कहीं भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का फोटो नहीं दिखता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष का मतलब मनोज भारती जी का? पार्टी के अध्यक्ष मनोज भारती जी हैं, हर जगह उनका पोस्टर मनोज भारती का प्रदेश अध्यक्ष है ना? प्रदेश अध्यक्ष है ना? जन स्वराज जो है वो
मुख्यतः बिहार में ही अभी इसका संगठनात्मक स्वरूप है। बिहार के बाहर इसका कोई अभी राजनीतिक संगठनात्मक स्वरूप नहीं है, इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रांतीय अध्यक्ष का कोई मतलब नहीं है। जन स्वराज के अध्यक्ष माननीय मनोज भारती जी हैं और वही पार्टी चला रहे हैं। हमारी भूमिका जो है वो आपको पहले से मालूम है, आप उसको सूत्रधार कह लीजिए या इसको बनाने वाला कह लीजिए, उस भूमिका में हम हैं। बाकी जो दल के पदाधिकारी हैं उनकी अपनी अपनी भूमिका है, सबकी अब सबका अपना योगदान है। नीतीश जी को कैसे देखते हैं? अभी जो मुख्यमंत्री पद पे है, लगातार उन पर कुछ न कुछ सवाल उठते रहते हैं। कल भी राष्ट्रगान को लेकर एक सवाल के घेरे में आ गया है। नहीं, सवाल हम लोगों ने उठाना शुरू नहीं किया है। आपने ठीक कहा कि सवाल तो 2-2.5 साल से उठ रहे हैं, क्योंकि सार्वजनिक जीवन में अगर आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा परिलक्षित हो कि आप स्वस्थ नहीं हैं, तो आप जनता और मीडिया के नजर से बात तो छुपेगी नहीं। सबसे पहले नीतीश जी के मानसिक हालात पर टिप्पणी उन्हीं के सहयोगी स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी ने उठाई। विधानसभा सत्र के दौरान विधानसभा के सामने खड़े होकर 2023 नवंबर में सुशील कुमार मोदी जी ने कहा कि लगता है कि नीतीश कुमार जी को कोई गंभीर मानसिक बीमारी हो गई है। उसके बाद कई बड़े नेता ये सवाल उठाते रहे। पिछले 2 महीने में मैंने भी या जन स्वराज ने भी इस बात को उठाया है, इसलिए कि बीपीएससी के आंदोलन के दौरान जो सरकार के विभिन्न नेता या अधिकारी जो हम लोग के संपर्क में रहे, उन लोगों के बातचीत से ऐसा लगा कि नीतीश कुमार जी मानसिक तौर पर इस स्थिति में नहीं है कि वो विषयों का संज्ञान लेकर उस पर निर्णय ले सके। तो हम लोगों ने भी मांग रखी कि भाई अब नीतीश जी इतने बड़े राज्य के मुख्यमंत्री हैं, आप अगर सिपाही के तौर पर भी बहाल होते हैं तो आपका मेडिकल जांच होता है। मुख्यमंत्री हैं तो आपको अपने मेडिकल स्थिति के बारे में स्थिति जो है वो स्पष्ट करनी चाहिए। अभी तक सरकार ने उसका तो संज्ञान कुछ लिया नहीं। मैंने तो कैमरे पर भी कहा है कि नीतीश जी शारीरिक तौर पर थक गए हैं, फिजिकली टायर्ड और मेंटली रिटायर्ड हैं, और रोज की जो घटनाएं हैं आप देखेंगे जैसे जैसे समय आगे बढ़ेगा, चुनाव आते आते रोज आप देखिएगा, क्योंकि अगर आप व्यक्ति अगर स्वस्थ नहीं है तो उसको कितने देर तक आप छुपा के रखिएगा। हम लोग तो कह रहे हैं कि अगर नीतीश जी बाकी बातें छोड़ दीजिए, अपने मंत्री परिषद के सदस्यों का नाम अगर नीतीश जी बता दें, कैमरे पर अपने मंत्री परिषद के साथियों का नाम नहीं बता सकते हैं, उनकी ये स्थिति है और उनके भरोसे पूरा बिहार छोड़ा हुआ है। और इसके लिए नीतीश कुमार से ज्यादा कहीं न कहीं भाजपा वाले दोषी हैं। मान लीजिए कि आपको हमको पता हो न हो, भाजपा के लोगों को तो पता है। क्या आपको लगता है कि गृह मंत्री प्रधानमंत्री को ये पता नहीं कि नीतीश कुमार की मानसिक हालत क्या है? इसके बावजूद सिर्फ वोट के लिए या कुछ सांसदों के समर्थन के लिए पूरे बिहार को उन्होंने एक तरीके से हाशिए पर छोड़ रखा है और ये चाहते हैं कि किसी तरह नीतीश कुमार का चेहरा आगे रखकर गठबंधन के तौर पर चुनाव जीत जाएं। चुनाव जीतने के बाद तो नीतीश कुमार को हटाएंगे ही हटाएंगे। तो ये तो बिहार का दुर्भाग्य है। नीतीश कुमार हो रही है जी, नीतीश कुमार के बेटे की एंट्री हो रही है। मुझे तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है। पत्रकार बंधु लोग आप लोग स्वतंत्र हैं इस तरह का स्पेकुलेशन करने के लिए। मेरा अपना एक जीवन में तरीका है काम करने का। जो व्यक्ति राजनीति में नहीं है उस पर मैं टीका टिप्पणी नहीं करता हूं। लालू जी के भी जो बच्चे या परिवार के सदस्य या किसी अन्य नेता के परिवार के सदस्य जो राजनीति में नहीं है उन पर टीका टिप्पणी करना उचित नहीं है। मैं जहां तक समझता हूं नीतीश जी के लड़के अभी राजनीति में नहीं है। जब राजनीति में आएंगे तब टीका टिप्पणी की जाएगी। कहीं जदयू ने या नीतीश कुमार ने इसकी ना कोई औपचारिक घोषणा की है, ना हम लोगों ने उसको देखा कि कहीं उनको कोई औपचारिक पद दिया गया है। ये तो पत्रकार बंधु लोग खुद से ही चलाते रहते हैं और आप स्वतंत्र हैं चलाने के लिए, लेकिन हम लोग उस पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते। ये माहौल जो बनाया जा रहा है निशान को लेकर, इसको कैसे देख रहे हैं? हमको कुछ नहीं देखना उसमें, जो राजनीति में है ही नहीं उस पर क्या माहौल क्या बनाए, कोई नहीं माहौल आपके दिमाग में है। आपने भी बिहार का भ्रमण किया है, अभी कन्हैया कुमार जो है बिहार का भ्रमण कर रहे हैं, पदयात्रा कर रहे हैं, उस पर क्या कुछ कहिए? अच्छी बात है, लोकतंत्र है, सबको भ्रमण करने का, जनता से मिलने का अधिकार है। कांग्रेस 100 साल से ज्यादा पुरानी पार्टी है, तो कांग्रेस के कोई नेता अगर बिहार में घूम रहे हैं या जनसंपर्क कर रहे हैं तो ये तो होना ही चाहिए, ये तो बल्कि ज्यादा होना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि जब कन्हैया जी घूम रहे हैं तो उनको ये बताना चाहिए कि कांग्रेस पार्टी के 9 नए नवेले मुख्यमंत्री तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने आज से कुछ महीनों पहले जो कहा
कि बिहारियों का डीएनए जो है वो मजदूरी करने का है, बिहारी मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं। तो कन्हैया जी को या कांग्रेस के बड़े नेताओं को ये बताना चाहिए कि उस बयान से कितना सहमत हैं, और अगर सहमत नहीं हैं तो उन पर क्या कार्रवाई की गई है। राहुल गांधी हो या कन्हैया कुमार हो, उनको ये तो बताना ही चाहिए कि अगर तेलंगाना में कांग्रेस का मुख्यमंत्री ये कह रहा है कि बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, और तब उसी बिहार में वोट मांगने क्यों आ रहे हो? हम लोग तो मजदूरी करने के लिए पैदा हुए हैं, तो हम लोग से वोट मांगने क्यों आ रहे हो भाई? वोट भी यहाँ से लोगे और हम ही लोग को कह रहे हो कि हम लोग के डीएनए में मजदूरी करना है। इस बात का भी जवाब देना चाहिए। बाकी जनसंपर्क वो कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सर, बिहार में जो शराबबंदी भी चल रही है उसे आप किस नजरिए से देखते हैं? वो सिर्फ धरातल पर दिखता है? मेरे भाई, इस पर बयान पिछले 2 साल से अगर किसी एक नेता और दल ने दिया है तो उसका नाम है प्रशांत किशोर जनसुराज। बिहार में शराबबंदी लागू, आप इतने पत्रकार हैं, आप बताइए कहां शराबबंदी लागू है? आप लोग रोज पूछ रहे हैं कि शराबबंदी हटाने पर क्या निर्णय होगा। भाई शराबबंदी लागू हो तब तो हटाने की बात है, शराबबंदी नहीं लागू है। शराबबंदी के नाम पर शराब की दुकान बंद है, होम डिलीवरी हो रही है। तो जनसुराज का मत है कि अगर जनसुराज की सरकार बनती है तो 1 घंटे के अंदर इस ढकोसला वाले शराबबंदी को हम लोग बंद कर देंगे, हटा देंगे, क्योंकि इससे कोई फायदा नहीं है। घर घर होम डिलीवरी हो रहा है। बिहार जैसे गरीब राज्य का 15 से 20 हजार करोड़ का हर साल नुकसान हो रहा है, और ये पैसा यहाँ के भ्रष्ट पदाधिकारी, यहाँ के नेता और शराब माफिया के जेब में जा रहा है। और जिन महिलाओं के, जिन गरीबों के नाम पर शराबबंदी लागू की गई है, आज 1 लाख से ज्यादा लोग जो जेल में बंद हैं शराबबंदी कानून के तहत, वो तो ज्यादातर लोग गरीब, अति पिछड़ा, दलित समाज के लोग हैं, मुस्लिम समाज के लोग हैं। उनकी सुध तो कोई नहीं ले रहा है। जबरदस्ती की बात आप लोग कहे जा रहे हैं शराबबंदी लागू। कहां शराबबंदी लागू? जब आपकी सरकार आएगी तो क्या शराब चालू हो जाएगी? बिल्कुल चालू हो जाएगा, डंके की चोट पर 1 घंटे में चालू हो जाएगा। अभी आपने कहा कि बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति है, बीजेपी अगर जीतती है तो उनको हटाएगी, तो आप भी मानते हैं क्या कि बीजेपी अगला चुनाव जीत जाएगी? मैंने कहा कि अगर एनडीए की सरकार, अभी नहीं कहा, रोज कह रहे हैं कि नवंबर में बिहार में नया मुख्यमंत्री बनेगा। अब कोई भी बने, नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी, अगर एनडीए जीत भी जाए तो भी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। आपका सवाल है कि क्या आप मानते हैं एनडीए जीत जाएगा? हमने, कोई जानता नहीं कि परिणाम क्या होगा। हम उन नेताओं में नहीं है जो खड़ा होकर बोल दे कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। जब बोलेंगे कौन जीतेगा तो वही जीतेगा। इतना मैं कह सकता हूं कि नीतीश कुमार अगले मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, क्योंकि उसके लिए कोई सर्वे की जरूरत नहीं है। स्पष्ट है कि अगर एनडीए जीतता है तो भाजपा उसमें नीतीश कुमार से बड़ा दल रहेगा और भाजपा वाले उनको हटा देंगे। और अगर एनडीए नहीं जीतता है तब भी नीतीश कुमार नहीं बनेंगे। तो किसी भी हालत में नीतीश कुमार तो मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बाकी कोई बन जाए। प्रशांत जी, आपने लालू यादव शासनकाल को कहते हैं कि हम भी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, तो कौन होगा वो चेहरा जो जनसुराज को अगर लोग चुनते हैं, जनसुराज पे विश्वास जताते हैं, तो कौन मुख्यमंत्री बनेगा बिहार? आपने अगर ये पूछा होता हमसे कि जनसुराज का राज्य का अध्यक्ष कौन होगा या यहाँ जिले का अध्यक्ष कौन होगा, जिले का प्रभारी कौन होगा, तो हम आपको नहीं बता सकते थे 6 महीना साल भर पहले। जब दल बना, दल से जो लोग जुड़े हैं उनमें से ही लोगों ने मिलकर सहमति बनाई कि कौन अध्यक्ष होगा, कौन उपाध्यक्ष होगा, कौन प्रभारी होगा। तो जब जनसुराज जीत कर आएगा तो उसके विधायक मिलकर ये तय कर लेंगे कि उनका नेता कौन होगा। जो है वो मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोटिंग करती है भाई, ये एक बड़ा फैक्टर होगा कि अब मुख्यमंत्री का चेहरा देखकर वोट करती है, एक बड़ा फैक्टर है। लेकिन जनसुराज चेहरे पर, किसी व्यक्ति के चेहरे पर नहीं, अपने विचार, अपने प्रयास के आधार पर ही चुनाव लड़ेगा। और इसमें कोई एक चेहरा नहीं है। इस प्रयास को ही समर्थन मिले, इसी आशा और विश्वास के साथ हम लोग चुनाव में जाएंगे। क्या प्रशांत किशोर तेजस्वी यादव के सामने राघोपुर से चुनाव लड़ेंगे? भाई, राघोपुर आप ही के जिले में है, और ये आपने अच्छा कि आपने सवाल पूछा। सवाल ये पूछा गया कि क्या प्रशांत किशोर आप चुनाव लड़िएगा, तो हमने ये कहा कि प्रशांत किशोर पार्टी से ऊपर तो है नहीं। अगर दल के साथी तय करते हैं कि हमें चुनाव लड़ना है तो मैं भी चुनाव लड़ूंगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दल में चुनाव लड़ने की प्रक्रिया अभी चल रही है, आवेदन दिया जा रहा है। तो मैंने पत्रकार बंधुओं को यह सूचित किया कि एक साथी ने, कुछ साथियों ने राघोपुर से मेरे नाम का आवेदन भरा है। ये तय नहीं हुआ है कि मैं लड़ूंगा क्या नहीं लड़ूंगा, लेकिन कुछ साथियों ने वहां से आवेदन भरा है कि आप आइए और राघोपुर से चुनाव लड़िए। दल से ऊपर प्रशांत किशोर नहीं है।
सब लोग मिलकर तय करेगा कि आपको चुनाव लड़ना है तो चुनाव लड़ा जाएगा। वो हरनौत होगा कि राघोपुर होगा कि कोई दूसरा क्षेत्र होगा, वो जब दल के नेता साथी तय करेंगे वो किया लेकिन जाएगा। अगर दल कहेगा तो प्रशांत किशोर तेजस्वी के खिलाफ में उतरेंगे। बिल्कुल लड़ेंगे भाई, तेजस्वी क्या है, दल कहेगा कि मोदी के खिलाफ लड़िए तो मोदी के खिलाफ लड़ेंगे, दल जो कहेगा वो करेंगे। हलपति विजय के साथ में आप चुनावी कैंपेन में गए थे आप साउथ में, तो क्या वो यहाँ पर आएंगे आपके लिए प्रचार करने? तलपति विजय जो आप कह रहे हैं टीवी के, ये मेरे मित्र हैं, बहुत पुराने मित्र हैं, और हम लोगों ने करीब करीब साथ में ही अपना प्रयास शुरू किया है। मैंने बिहार में जन स्वराज के नाम से और उन्होंने तमिलनाडु में टीवीके के नाम से एक ऑल्टरनेट पॉलिटिक्स का जो तरीका है वो अपने यहाँ तमिलनाडु में शुरू कर रहे हैं और मैं यहाँ बिहार में शुरू कर रहा हूँ। दोनों एक दूसरे के साथ खड़े हैं। मैं अपनी ताकत से यहाँ लड़ रहा हूँ, वो अपनी ताकत से वहां लड़ रहे हैं, लेकिन मेरी जो बुद्धि समझ ताकत है वो उनके साथ है, और उनकी जो भी जिस तरह से भी विजय हमारी मदद कर सकते हैं वो भी मदद हमारी यहाँ करेंगे, ये आप मानकर चलिए। प्रशांत जी, आपने लालू यादव का शासनकाल को देखा, नीतीश जी के साथ में भी काम किया है। जो अभी जो वर्तमान हालात है बिहार के लॉ एंड ऑर्डर के लेकर, जो भागलपुर में कल घटना घटी, जो हाल के दिनों में जो घटना हो रही है, इसको कैसे देख रहे हैं? देखिए, लालू जी के राज में जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति थी, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति उतनी खराब तो नहीं है, लेकिन अभी जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो दिखाती है कि इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। इस सरकार का इकबाल खत्म हो गया है। कुछ चंद अधिकारी ही इस पूरे सरकार को चला रहे हैं, कोई उसमें जवाबदेह नहीं है। और फिर यही बात मैं दोहराऊंगा, बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रही है बात। लॉ एंड ऑर्डर क्यों खराब है, इसकी दो वजह है। एक तो जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, होम मिनिस्टर हैं, गृह विभाग के मुखिया हैं नीतीश कुमार, वो कहीं न कहीं शारीरिक और मानसिक तौर पे अब अलर्ट नहीं है, उतना सक्षम नहीं है। दूसरी बात, इसलिए अधिकारियों का है, अधिकारी जैसे चला रहे हैं वैसे चल रहा है। दूसरी बात, अगर आप इसको ध्यान से समझना चाहेंगे तो देखिए 2017 के बाद से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिगड़नी शुरू हुई है। 17 से क्या हुआ, 17 से शराबबंदी लागू हुई। जब से शराबबंदी लागू हुई है, आपको हमको ये ध्यान देना होगा कि पुलिस प्रशासन का एक बड़ा तंत्र शराबबंदी को लागू कराने, उसको छिपाने, कमाने, चलाने के में लगा हुआ है, और रूटीन लॉ एंड ऑर्डर का जो काम है वो काम बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है। और ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, इस देश के चीफ जस्टिस, पूर्व चीफ जस्टिस ने कहा कि जब आप कानून इस तरह के बनाते हैं और उतने आपने थाने नहीं बढ़ाए, कोर्ट में जजेस की संख्या नहीं बढ़ाई, तो पूरा सिस्टम चोक हो जाता है। अब एक थाना, मान लीजिए महुआ में थाना है, उसमें 10 पदाधिकारी हैं, छोटे बड़े मिलाकर। उनका जिम्मा था पहले लॉ एंड ऑर्डर देखना, अब उनको बालू माफिया से भी निपटना है, शराब माफिया से भी निपटना है, तो उनका ज्यादा समय तो शराब और बालू माफिया से निपटने में जा रहा है। तो रूटीन लॉ एंड ऑर्डर तो सफर होगा ही होगा। 2017 के बाद से नीतीश जी चाहे भाजपा के साथ रहे हो या राजद के साथ रहे हो, कानून व्यवस्था लगातार खराब हो रही है। और उसका एक बड़ा कारण है जो यहाँ के लोगों को समझ में आ भी रहा है और नहीं भी आ रहा है कई मायनों में, कि जब तक आप शराबबंदी लागू रखेंगे, लॉ एंड ऑर्डर धीरे धीरे बिगड़ता ही जाएगा। जब गांव गांव में बच्चे 2-2, 3-3 बोतल के शराब का स्मगलिंग, तस्करी का काम करेंगे, स्मैक का धंधा करेंगे, मोटरसाइकिल और कट्टा लेकर घूमेंगे, तो लॉ एंड ऑर्डर तो बिगड़ेगा ही बिगड़ेगा भाई। और ये मैं आपको और बता देता हूं, शराबबंदी अगर हटा दी जाए तो भी महीनों तक लॉ एंड ऑर्डर और बिगड़ेगा, क्योंकि जो हजारों लोग इस तरह के गलत काम में जुड़ गए, इसका समाज पर जो दुर्गामी असर है उस पर कोई चर्चा ही नहीं कर रहा है। लालू यादव कि भाई, अरे लालू यादव की बात छोड़ो, आप लोग पत्रकार हैं, कोई इस बात की चर्चा नहीं कर रहा है कि शराबबंदी का दुर्गामी असर लोगों पर क्या पड़ रहा है। जो बच्चे बिहार में कहीं सूखा नशा की बात नहीं होती थी पहले, ये सूखा नशा गांव गांव में फैल रहा है, पंजाब और हरियाणा की तरह। यहाँ पर भाई यही बात तो मैं कह रहा हूं। तो जो आदमी एक बार चरस पीने लगा, अब लालू जी की सरकार रहेगी, प्रशांत किशोर की सरकार रहे, उसका जीवन तो बर्बाद हो गया, वो परिवार तो नष्ट हो गया। इसकी चर्चा ही नहीं कर रहा है कोई, ना समाज में किसी को समझ है, ना उसकी सेंसिटिविटी है। खाली बात किए जा रहा है शराबबंदी वोट, शराबबंदी वोट। अरे वोट के आगे भी दुनिया है भाई। राजनीति जो है वो सिर्फ वोट लेने देने का प्रयोजन नहीं है। आजादी से पहले जितने लोग इस देश में राजनीति किए, जिन्होंने इस देश की नींव रखी, जो इस देश के फाउंडिंग फादर हैं, वो तो चुनाव नहीं लड़े। तो क्या वो उनको राजनीति की समझ नहीं थी? राजनीति का मतलब सिर्फ एमएलए बनना नहीं है,
राजनीति का मतलब सबसे पहले ये है कि समाज में अगर कुछ गलत हो रहा है, किसी के साथ जाति हो रही है, तो उस बात को उठाना, उसके साथ खड़ा होना भी राजनीति है। हम राजनीति में इसलिए नहीं आए कि हमको एमएलए बनना है। वो एमएलए एमपी बनना, जितनी सुख सुविधा मान सम्मान मिल सकता है, वो सब भगवान की कृपा से उससे ज्यादा मिला हुआ है। लेकिन शराबबंदी की वजह से बिहार का एक बड़ा समाज टूट रहा है, बर्बाद हो रहा है, उसको लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। इसीलिए मैं इतने जोर से कहता हूं, वोट मिले ना मिले, निश्चित तौर पर शराबबंदी हटनी चाहिए, नहीं तो क्राइम भी बढ़ेगा और सूखा नशा भी बढ़ेगा और कई तरह के इसके दुष्परिणाम आने वाले पीढ़ियों को झेलना पड़ेगा। देख लेना चाहिए, जाके पंजाब जाके देखिए कैसे गांव में क्या दशा है सूखा नशा से। पंजाब का उड़ता पंजाब सुना है ना आपने? उड़ता पंजाब आपने पिक्चर देखी होगी। उड़ता हुआ बिहार दिखने लगेगा कुछ समय में। एक बात जिसको नशे की लत, अरे और ये आप लोग नहीं पूछ रहे कि बिहार में अपने का शराब बिकने लगे। घर घर कौन शराब बिकवाया? सबसे पहले नीतीश कुमार ही तो 10 साल बिचवाए। आप लोग से कोई आप में से ये सवाल नहीं पूछता है भाजपाइयों से कि, और या अपने आप से आपको पूछना चाहिए कि अगर शराबबंदी इतना ही अच्छा है तो भाजपा वाले पूरा देश में काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं इसको? यूपी में योगी काहे नहीं लागू कर दे रहे हैं? इतना बढ़िया मिठाई बिहार के लोगों को ही काहे बांटा जा रहा है? बिहार के लोगों के लिए बढ़िया मिठाई क्यों मोदी जी दे रहे हैं? यूपी में भी लागू कर दो भाई। शराबबंदी से अगर इतना ही अच्छा है तो पूरे देश के लोगों के लिए शराबबंदी लागू कर दीजिए, सबका भला हो जाएगा। बिहार के लोगों का ही भला काहे होना चाहिए? अगर कोई इतनी अच्छी बात हो गई जिससे लोग बता रहे हैं कि डोमेस्टिक वायलेंस कम हो गया, महिलाओं का एम्पावरमेंट हो गया, तो क्या भाजपा वाले पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं चाहते हैं? बिहार में अगर उनको लगता है कि महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है इससे, तो पूरे देश में महिलाओं का सशक्तिकरण कर दीजिए। बिहार में शराबबंदी लागू करके यूपी में रुपया कमा रहे हैं, टैक्स बटोर रहे हैं और बिहार में बेवकूफ बना रहे हैं लोगों को। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा आप पे आरोप लगाती है कि आप लीडर नहीं है बल्कि डीलर है, आप सौदागर कह करके आपको संबोधित किया जाता है। अच्छी बात है। मान लीजिए कि आरजेडी वाले कह रहे हैं कि ये बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन है, हमने तो पहले किसी अपने साक्षात्कार में कहा बिजनेसमैन है, चोर तो नहीं है, किसी का डाका तो नहीं डालते हैं, शराब माफिया तो नहीं है, बालू का धंधा तो नहीं करते हैं, चारा चोरी तो नहीं किए हैं। बिजनेसमैन है और ये विचार बेचने आए हैं कि बिहार के लोगों को अपने बच्चों के पढ़ाई और रोजगार के लिए वोट देना चाहिए। इस विचार का सौदा करने आए हैं कि अब नेताओं की चिंता छोड़ो, जाति धर्म छोड़ो, अपने बच्चों की चिंता करो। ये विचार टोकरी लेकर सर पर गांव-गांव बेच रहे हैं। आपको अगर बुरा लगता है तो मत खरीदिए, जिसको अच्छा लगेगा वो खरीदेगा। आरजेडी के प्रवक्ताओं की समझ सकते हैं अपने विचार से बिहार की जो जातीय गुलबंदी है चुनाव में देखने को मिलता है, उसको कैसे पाटा जाता है? अरे भाई पटा ऑलरेडी पटा हुआ है। यहाँ पर आप लोग हैं, यहाँ पर कौन जीता है चुनाव इस बार? इस बार कौन चुनाव जीता है? चिराग जी जीते हैं। कितना वोट मिला है उनको? 6.25 लाख। तो क्या चिराग जी के जाति के 6.25 लाख लोग रहते हैं इस लोकसभा क्षेत्र में? तो क्या सिर्फ चिराग जी के जाति के लोगों ने ही उनको वोट दिया है? आप लोग के सामने जो चीज रहती है उसको भी आप लोग देखना नहीं चाहते। आप ये कह रहे हैं कि हर आदमी सिर्फ जाति पर वोट दे रहा है। तो क्या चिराग जी के जाति के 6.25 लाख लोग रहते हैं लोकसभा क्षेत्र में? और अगर नहीं रहते हैं तो दूसरे जाति के लोगों ने भी तो चिराग पासवान को वोट दिया ही है ना। लालू जी के जो उम्मीदवार होंगे उनको यहाँ बड़ी संख्या में मुसलमानों ने वोट दिया होगा। तो क्या लालू जी की जाति मुसलमान तो है नहीं? भाई जाति राजनीति में एक बड़ा फैक्टर है। जो भी चीज समाज में फैक्टर है वो राजनीति में फैक्टर होगा। लेकिन जाति एकमात्र पहलू नहीं है। जाति एक पहलू है, जाति एकमात्र पहलू नहीं है। बिहार में लोग मोदी जी को वोट दिए हैं। मोदी जी के जाति का तो एक आदमी रहता ही नहीं है पूरे बिहार में। मोदी जी जिस घांची समाज से आते हैं, घांची समाज का तो कोई बिहार में रहता ही नहीं है। तो बिहार में मोदी जी को वोट दे कौन रहा है? भाई आपको ऐसा लगता है कि हर व्यक्ति, नीतीश कुमार के जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? नीतीश जी के अपने जाति के कितने लोग रहते हैं बिहार में? तो आप कहेंगे वो तो समीकरण बनाए हैं। तो अगर नीतीश जी समीकरण बना सकते हैं तो प्रशांत किशोर भी समीकरण बना सकते हैं। क्या लगता है सर, बिहार में बिना नीतीश कुमार के सरकार बनाना संभव है? अरे भैया लिख के दे देते हैं। आप भी बोले, आपको सुने नहीं कि अब कोई भी सरकार बनेगी, किसी की सरकार बनेगी, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। चेहरा तो फ्रंट में वही है। अरे भैया
फ्रंट में तो आप अपना भी चेहरा लगा सकते हैं, हम भी लगा सकते हैं। जनता किस चेहरे पर मोहर लगाती है इस पर ना बात है। तो नीतीश कुमार जी के चेहरे पर अब मोहर नहीं लगने वाला है। जनता देख चुकी है कि इस आदमी को अगर हम लोग 10-20 MLA भी जिता देंगे तो ये आदमी कुर्सी के लिए बिहार का सौदा करने में 1 मिनट नहीं हिचकिचाएगा, चाहे वो सौदा आरजेडी के साथ करना पड़े या भाजपा के साथ करना पड़े। नीतीश जी अभी भाजपा के साथ हैं। आपने कभी सुना कि उन्होंने कहा कि हम भाजपा, लोग का देश की मीडिया बता रही है कि नीतीश जी के समर्थन से ही देश की सरकार चल रही है। नीतीश जी ने कभी ये कहा कि बिहार में चीनी मिल चालू होगा तब हम समर्थन देंगे, या बिहार के हर राज्य में एक फैक्ट्री लगा दे केंद्र सरकार तब हम समर्थन देंगे? नीतीश जी को तो इसकी चिंता नहीं है। नीतीश जी को चिंता है हमको मुख्यमंत्री बनाए रखो, हम तुमको समर्थन देते रहेंगे। तो ये बात जनता भी देख रही है ना भाई, कि आपको अपनी कुर्सी को छोड़कर किसी की चिंता नहीं है, तो जनता भी चुनाव में आपकी चिंता नहीं करेगी। चुनावी साल में एनडीए और महागठबंधन के बीच में जनसुराज अपने आप को कितना मजबूत देखती है? जनसुराज बिहार में त्रिकोणात्मक संघर्ष देखता है। यहाँ पर बहुत दिनों के बाद पिछले 25-30 साल में शायद पहली बार एक प्रॉपर त्रिकोणीय मुकाबला होगा। जिसको जनता आशीर्वाद दे वो जीतेगा, लेकिन प्रॉपर त्रिकोणीय मुकाबला हर सीट पर होगा 243 के 243 में, जिसमें एक और एनडीए है, एक और आरजेडी इंडिया अलायंस है और एक और जनसुराज है। पहले जनसुराज के लोगों में सिर्फ गांधी जी थे, अब जनसुराज के लोगों में अम्बेडकर और गांधी दोनों साथ हैं। जी, इसका मतलब ये हुआ कि पिछले 2 बरस में जब पूरे गांव-गांव हम लोग चले तो ये देखा कि विचारधारा के आधार पर जो जनसुराज की विचारधारा है, हम लोग की लड़ाई भाजपा की आइडियोलॉजी से, भाजपा के विचारधारा से है। और अगर भाजपा को विचारधारा के आधार पर उनसे लड़ना है तो 4 विचारधारा के लोग आज भाजपा से लड़ रहे हैं। एक जो गांधी को मानने वाले लोग हैं वो भाजपा की विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। दूसरा जो कम्युनिस्ट विचारधारा के मानने वाले लोग हैं वो भी भाजपा के विचारधारा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। तीसरा जो अम्बेडकराइट्स हैं, बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, वो लोग भी भाजपा के विचारधारा से सहमत नहीं हैं। और चौथा जो ओरिजिनल समाजवादी हैं, लोहिया और जयप्रकाश जी के अनुयायी हैं, वो भी भाजपा से इत्तेफाक नहीं रखते हैं। अब इन 4 विचारधारा के मानने वालों में 2 विचारधारा, कम्युनिस्ट पार्टी का तो अपना दल है तो उसको हम लोग ले नहीं सकते हैं, और समाजवादी यहाँ पर लोहिया और जयप्रकाश जी को मानने वाला कोई बचा नहीं। जो एक नीतीश कुमार बचे हुए थे वो खुद ही जाकर भाजपा के साथ बैठ गए हैं। इसलिए जो 2 बच गए, उन दोनों विचारधारा के जो आइकन हैं, जो सबसे बड़े प्रणेता हैं, गांधी और बाबा साहब, उन दोनों को साथ में लाकर ये सीधा प्रयास किया जा रहा है कि एक ऐसा दल, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी की जाए जो भाजपा से जमीन पर भी और विचारधारा के आधार पर भी मुकाबला कर सके। जनसुराज में अगर कुछ चीज है, वो चाहे चित्र हो, कलर हो, फोटो हो, बिना सोचे समझे ऐसा कुछ नहीं लगा दिया गया कि अच्छा अब ये एक फोटो हम इसमें 3 लगा देते हैं, कि अब 2 लग गया, अब इसमें 1-2 और बढ़ा देते हैं। अगर वहां एक फोटो लगा है तो उसके पीछे एक गहरी सोच है, समाज का नजरिया है, और वो नजरिया ये है कि विचारधारा के आधार पर अगर भाजपा से लड़ना है तो गांधी और बाबा साहब अम्बेडकर के मानने वाले लोगों को साथ में आना होगा, और साथ में आकर विचारधारा के आधार पर जमीन पर उनसे मुकाबला करना होगा। इसलिए जनसुराज देश का एकमात्र ऐसा दल है जहां गांधी और बाबा साहब का चित्र एक साथ आपको दिखता है। ये सिर्फ चित्र नहीं है, उनके विचारधाराओं का साथ में आना है, उनके मानने वाले लोगों का साथ में आने का संदेश है। चुनाव चिन्ह को लेकर, चुनाव चिन्ह को लेकर जो संवैधानिक व्यवस्था है कि नए दल को चुनाव चिन्ह चुनाव के 6 महीना पहले मिलता है, तो हम लोग को वो चिन्ह मई में मिलना चाहिए। हम लोगों ने अपना आवेदन दे रखा है। जैसे ही वो 6 महीने की समय अवधि शुरू होगी, हम लोग का विश्वास है कि चुनाव आयोग हम लोग को चुनाव चिन्ह देगा। जो चुनाव चिन्ह देगा वो परमानेंट रहेगा। जो उपचुनाव के दौरान जो चिन्ह मिला था वो टेम्पररी व्यवस्था थी। परमानेंट चिन्ह हम लोग को अप्रैल या मई में मिलना चाहिए। अगर चुनाव के बाद ऐसी संभावना होगी गठबंधन की सरकार बनेगी तो आप किसके साथ गठबंधन करना चाहेंगे? भाई, इस बात का जवाब मैं कई बार दे चुका हूँ। 2025 में जनसुराज 243 सीट पर चुनाव लड़ेगा, और 2029 में भी हम लोग 243 पर ही लड़ेंगे। न चुनाव से पहले समझौता, न चुनाव के बाद में समझौता। आपको घबराहट हो सकती है, प्रशांत किशोर को कोई घबराहट नहीं है। हमने यहाँ कहा है कि जब तक इसको नहीं सुधारेंगे, चाहे 10 साल लगे, 15 साल लगे, हमने अपना जीवन इसके लिए समर्पित किया है। मुझे कोई घबराहट नहीं है।
और मुझे इसको ऐसे ही करना है। जिसको अच्छा लगेगा वो साथ में रहेगा, जिसको अच्छा न लगे वो जा सकता है। मेरा अपना प्रयास जब तक मैं इसको चला रहा हूं, जब तक हमारे शरीर में बल है, मैं बिहार को सुधारने के लिए जो प्रयास शुरू किया है, इसमें कोई समझौता ना पहले अभी तक हुआ है ना आगे होगा। जब अगर हम समझौता कर लेंगे, दलों से गठबंधन कर लेंगे, तो सुधार की बात ही क्या रह जाएगी। फिर नीतीश कुमार में और जनसुराज में फर्क क्या है, फिर राजद और हम में फर्क क्या है, और भाजपा और हम में क्या फर्क है। अगर हम समझौता ही कर लेंगे तो हमारी दशा भी वही होगी जो दूसरों की होगी। आप ये कह रहे हैं कि हम किसी से गठबंधन नहीं करेंगे, और कोई दूसरा दल अगर आपसे गठबंधन करना चाहेगा तो आप क्या कहेंगे? हम कह रहे हैं कि हम आपको गले नहीं लगाएंगे तो आप हमको जबरदस्ती गले लगा लीजिएगा। गजब हाल है यार, दूसरा करना चाहेगा उससे क्या लेना देना। पहले जनसुराज का गठबंधन बिहार के लोगों से हो गया, बिहार के उन लोगों से हो गया जो आकर मुझे कहता है कि भैया आप पर बहुत विश्वास है, आपसे बड़ी आशा है। जब मैं पैदल चलता हूं तो कोई सामान्य परिवार का लड़का आके कहता है भैया आप पर बहुत भरोसा है, छोड़िएगा मत। मैं उस भरोसे को नहीं तोड़ सकता हूं, बाकी कुछ भी छोड़ सकता हूं। तो इसलिए कोई चिंता मत कीजिए, ना गठबंधन पहले होगा ना बाद में होगा। अगर जनता भरोसा नहीं जताती है तो हम लोग संघर्ष के लिए तैयार है, चाहे 5 साल लगे 10 साल लगे। बिहार को एकदम सही रास्ते पर लाने का जो संकल्प है उससे पीछे हटेंगे नहीं।